तो इससे पहले हमने बात किया था सीरीज़ मोटर और शंट मोटर की ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो अभी हम लोग कंपाउंड मोटर की ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। तो जो कंपाउंड मोटर होती है, हमें दो टाइप की कंपाउंड मोटर मिलती है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर मिलती है और दूसरी होती है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर और दूसरी जो मोटर होती है वो होती है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो वाई एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, स्पीड इंडिकेट कर रही है, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, आर्मेचर करंट इंडिकेट कर रही है। नो लोड स्पीड के लिए नो लोड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइन से शो किया है, और यहाँ पर जो नो लोड स्पीड होगी उसको हमने शो किया ओमेगा नॉट से। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने बनाया है C1 कैरेक्टरिस्टिक कर्सर की टिप, यहाँ पर ये हमने बनाया है C2 कैरेक्टरिस्टिक, और यहाँ पर ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक हमने जो बनाया है ये है C3 कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कैरेक्टरिस्टिक से अल्टीमेटली हम लोग ये देखने वाले कि शंट मोटर जो होती है, शंट मोटर के केस में जब हम लोग आर्मेचर करंट को इंक्रीज़ करते हैं तो जो स्पीड में जो डिक्रीमेंट होता है वो बहुत कम होता है। फिर ये हम लोग देखेंगे कि क्यूमुलेटिव टाइप मोटर के केस में जब हम लोग आर्मेचर करंट को इंक्रीज़ करते हैं तो जो स्पीड में जो डिक्रीमेंट होता है वो मॉडरेट होता है। फिर हम लोग ये देखेंगे सीरीज़ मोटर के केस में जब हम लोग आर्मेचर करंट को इंक्रीज़ करते हैं तो जो स्पीड है उसमें जो डिक्रीमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये C1 कैरेक्टरिस्टिक और यहाँ पर ये C2 कैरेक्टरिस्टिक और यहाँ पर ये C3 कैरेक्टरिस्टिक हमने जो बनाया है। यहाँ पर ये जो C3 जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सीरीज़ मोटर के लिए, यहाँ पर ये जो C2 जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है क्यूमुलेटिव मोटर के लिए, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, क्यूमुलेटिव मोटर के लिए, और यहाँ पर ये जो C1 कैरेक्टरिस्टिक हमने जो बनाया ये हमने बेसिकली बनाया है शंट मोटर के लिए। यहाँ पर अगर आप ये C1 कैरेक्टरिस्टिक को अगर केयरफुली नोटिस करो, C1 कैरेक्टरिस्टिक को केयरफुली नोटिस करो तो आर्मेचर करंट इंक्रीज़ करने पर जो स्पीड है उसमें जो डिक्रीमेंट है वो हमें बहुत कम मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें आर्मेचर करंट इंक्रीज़ करने पर जो स्पीड में जो डिक्रीमेंट है वो हमें कम मिल रहा है। जैसे जैसे हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोसीड करते जाएंगे तो जो आर्मेचर करंट है वो इंक्रीज़ करते जाएगा, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोसीड करते जाएंगे तो जो स्पीड है वो इंक्रीज़ करते जाएंगी, वाई एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे तो जो स्पीड है उसमें डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग नीचे आएंगे तो स्पीड में डिक्रीमेंट होगा, ऊपर जाएंगे तो जो स्पीड है उसमें इंक्रीमेंट होगा। अगर हम लोग ये C1 कैरेक्टरिस्टिक को केयरफुली नोटिस करें तो एक्स एक्सिस में जैसे जैसे हम लोग प्रोसीड करते जा रहे हैं तो वाई एक्सिस में हम लोग नीचे आते जा रहे हैं, मगर हम लोग इतनी स्पीड से नीचे नहीं आते जा रहे, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो आर्मेचर करंट है, आर्मेचर करंट जो है उसको इंक्रीज़ करने पर जो स्पीड है उसमें जो डिक्रीमेंट है वो बहुत कम है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये C2 कैरेक्टरिस्टिक किसके लिए, ये जो C2 जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है क्यूमुलेटिव मोटर के लिए। तो यहाँ पर ये C2 कैरेक्टरिस्टिक को आप अगर देखो, आर्मेचर करंट इंक्रीज़ करने पर जो स्पीड में जो डिक्रीमेंट है वो आपको मिल रहा है मॉडरेट। वाई एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोसीड करने पर आप वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो नीचे की तरफ जो आ रहे हो वो मॉडरेटली आ रहे हो, राइट, जल्दी जल्दी नहीं आ रहे हो, रैपिडली नहीं आ रहे हो। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि आर्मेचर करंट इंक्रीज़ करने पर जो स्पीड में जो डिक्रीमेंट है वो हमें कैसा मिल रहा है, मॉडरेट मिल रहा है। मगर यहाँ पर अगर हम लोग ये वाली कैरेक्टरिस्टिक को देखें जो कि है सीरीज़ मोटर के लिए, तो यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम लोग केयरफुली नोटिस करें तो आर्मेचर करंट इंक्रीज़ करने पर जो स्पीड में जो डिक्रीमेंट है वो हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है। जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोसीड करते जा रहे हो वैसी वैसी वाई एक्सिस के डायरेक्शन में आप नीचे भी आते जा रहे हो। तो आर्मेचर करंट इंक्रीज़ करने पर जो स्पीड में आपको जो डिक्रीमेंट जो मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, C1 कैरेक्टरिस्टिक इज़ फॉर शंट मोटर विच इज़ इंडिकेटिंग स्पीड ऑफ शंट मोटर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन आर्मेचर करंट। और ये जो स्पीड में जो डिक्रीमेंट है वो आपको कैसा मिल रहा है, लो मिल रहा है, इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है। स्पीड चेंज ऑफ शंट मोटर इज़ वेरी लेस। सिमिलरली जो C2 जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो थी क्यूमुलेटिव मोटर के लिए, जो C2 जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो किसके लिए हमें मिल रही थी, क्यूमुलेटिव मोटर के लिए मिल रही थी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, C2 कैरेक्टरिस्टिक इज़ फॉर क्यूमुलेटिव मोटर विच इज़ इंडिकेटिंग स्पीड ऑफ क्यूमुलेटिव मोटर डिक्रीज एज मॉडरेटली विथ इंक्रीज इन आर्मेचर करंट। और सिमिलरली अगर हम लोग देखें, जो C3 जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो थी सीरीज़ मोटर के लिए। C3 कैरेक्टरिस्टिक इज़ फॉर सीरीज़ मोटर विच इज़ इंडिकेटिंग जो स्पीड है सीरीज़ मोटर की वो डिक्रीज़ करने लगेंगी रैपिडली जैसे जैसे हम लोग आर्मेचर करंट को इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो यहाँ से आप ऐसा बोल सकते हो, शंट मशीन के केस में आर्मेचर करंट को इंक्रीज़ करने पर जो स्पीड में जो डिक्रीमेंट होगा वो बहुत कम होगा। क्यूमुलेटिव मोटर के केस में आर्मेचर करंट को इंक्रीज़ करने पर स्पीड में जो डिक्रीमेंट होगा वो मॉडरेट होगा। सीरीज़ मोटर के केस में आर्मेचर करंट को इंक्रीज़ करने पर स्पीड में जो डिक्रीमेंट होगा बहुत ज़्यादा होगा, हाई होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर की स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो वाई एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, स्पीड,
और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट करिए आर्मेचर करंट। यहाँ पर ये जो C2 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने जो पढ़ा, ये जो C2 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने जो पढ़ा, वो सेम जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है आइडियल कैरेक्टरिस्टिक और इसके साथ एसोसिएटेड जो स्पीड है वो है नो लोड स्पीड। और यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन में जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है नो लोड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये C2 जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर आप ये कैरेक्टरिस्टिक को अगर आप देखो तो आर्मेचर करंट इंक्रीज़ करने पर जो स्पीड में आपको जो डिक्रीमेंट जो मिलेगा वो आपको मॉडरेट मिलेगा। आर्मेचर करंट इंक्रीज़ करने पर जो स्पीड में आपको जो डिक्रीमेंट जो मिल रहा है वो आपको कैसा मिल रहा है, मॉडरेट मिल रहा है। यहाँ पर ये जो C2 जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अगर और नीचे की तरफ होती, यहाँ पर जो थीटा जो एंगल जो बन रहा है अगर वो और कम होता, तो ऐसे केस में हम लोग बोल सकते थे कि जो आर्मेचर करंट है वो इंक्रीज़ करने पर जो स्पीड है उसमें जो डिक्रीमेंट है वो बहुत ज़्यादा रेट से हो रहा है। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो थीटा एंगल है वो ज़्यादा है, तो हम लोग बोल सकते हैं आर्मेचर करंट इंक्रीज़ करने पर स्पीड में जो डिक्रीमेंट हमें जो मिल रहा है वो मॉडरेट मिल रहा है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो थीटा एंगल है, अगर ये थीटा एंगल अगर 90 डिग्री होता तो ऐसे केस में हमें जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिलती वो हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रेट मिलती, और तभी हम लोग बोल सकते थे कि आर्मेचर करंट इंक्रीज़ करने पर स्पीड में जो चेंज हो रहा है वो नहीं है, नेग्लिजिबल है, ज़ीरो है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो C2 जो कैरेक्टरिस्टिक है, C2 कैरेक्टरिस्टिक इज इंडिकेटिंग स्पीड ऑफ क्यूमुलेटिव मशीन डिक्रीजेस मॉडरेटली विद इंक्रीज इन आर्मेचर करंट। C2 कैरेक्टरिस्टिक हमें ये इंडिकेट कर रही है कि जो क्यूमुलेटिव मशीन है उसकी जो स्पीड है वो मॉडरेटली डिक्रीज़ करते जा रही है आर्मेचर करंट इंक्रीज़ करने पर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नो लोड कंडीशन पर होता क्या है, जो आर्मेचर जैसे कि हमने डिस्कस किया, लोड अगर नहीं है तो आर्मेचर करंट ना के बराबर में होगा, लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा। तो नो लोड कंडीशन पर जो आर्मेचर करंट होता है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से जो सीरीज़ वाइंडिंग की जो फ्लक्स होती है वो नेग्लिजिबल होती है। सीरीज़ वाइंडिंग और ये आर्मेचर सीरीज़ वाइंडिंग और ये आर्मेचर वाइंडिंग दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं। आर्मेचर करंट बढ़ा, सीरीज़ वाइंडिंग का करंट बढ़ा, आर्मेचर करंट घटा, सीरीज़ वाइंडिंग का करंट घटा, सीरीज़ वाइंडिंग का करंट घटा, इसका मतलब सीरीज़ वाइंडिंग की जो फ्लक्स है वो रिड्यूस होगी। तो नो लोड कंडीशन पर जो आर्मेचर करंट होता है वो ज़ीरो होता है, जिसके वजह से होता है क्या है, जो सीरीज़ वाइंडिंग का जो करंट होता है वो भी नेग्लिजिबल होता है, जिसके वजह से जो सीरीज़ वाइंडिंग की जो फ्लक्स होती है वो भी नेग्लिजिबल होती है, जिसके वजह से जो क्यूमुलेटिव मशीन होती है वो शंट मशीन के तौर पर काम करती है अंडर नो लोड कंडीशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो लोड कंडीशन पर आपकी जो क्यूमुलेटिव मशीन है वो शंट मशीन के तौर पर काम करती है, क्योंकि नो लोड कंडीशन पर जो आर्मेचर का जो करंट होता है वो नेग्लिजिबल होता है। आर्मेचर करंट नेग्लिजिबल होने की वजह से जो सीरीज़ वाइंडिंग का जो करंट होता है वो नेग्लिजिबल होता है। सीरीज़ वाइंडिंग की फ्लक्स नेग्लिजिबल होती है, सीरीज़ वाइंडिंग का जो इफेक्ट होता है वो ना के बराबर में होता है, सिर्फ शंट वाइंडिंग का इफेक्ट होता है। तो यही रीज़न की वजह से नो लोड कंडीशन पर आपकी जो क्यूमुलेटिव मशीन है वो शंट मशीन के तौर पर, क्यूमुलेटिव मोटर शंट मोटर के तौर पर बिहेव करती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो नो लोड स्पीड होती है शंट मशीन की और क्यूमुलेटिव मशीन की वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं, टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्यूमुलेटिव मोटर, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। तो जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है टॉर्क, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, आर्मेचर करंट। आप ये कैरेक्टरिस्टिक को अगर केयरफुली नोटिस करो तो आर्मेचर करंट को इंक्रीज़ करते साथ ही जो टॉर्क है वो भी लीनियरली इंक्रीज़ करते जा रहा है। आर्मेचर करंट को हमने इंक्रीज़ किया तो जो टॉर्क है वो कुछ इतना इंक्रीज़ हुआ कर्सर के टिप। आर्मेचर करंट को हमने यहाँ पर इतना इंक्रीज़ किया तो जो टॉर्क है वो भी कुछ इतना इंक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें आर्मेचर करंट को इंक्रीज़ करते साथ जो टॉर्क है वो भी लीनियरली इंक्रीज़ करते जा रहा है क्यूमुलेटिव मोटर का, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का। यहाँ पर अगर हम लोग देखें नोट दैट टॉर्क ऑफ कंपाउंड मोटर इज़ मोर देन शंट एंड सीरीज़ मशीन ड्यू टू एडिशनल फ्लक्स ऑफ सीरीज़ वाइंडिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। सीरीज़ मोटर का टॉर्क, कंपाउंड मोटर का टॉर्क और शंट मोटर का टॉर्क, तीनों में से किसका टॉर्क ज़्यादा होता है? कंपाउंड मोटर का जो टॉर्क होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि जो कंपाउंड मोटर होती है उसमें आपको एडिशनल फ्लक्स मिलती है सीरीज़ वाइंडिंग की वजह से, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। सिमिलरली यहाँ पर अभी हम लोग बात कर लेते हैं क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर के केस में होता क्या है, जो करंट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के साथ। करंट को आप इंक्रीज़ करोगे तो जो फ्लक्स है वो इंक्रीज़ होगा, करंट को डिक्रीज़ करेंगे तो जो फ्लक्स है वो डिक्रीज़ होगा। मगर डिफरेंशियल मोटर के केस में होता है कि जो करंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के साथ। करंट इंक्रीज़ करेंगे फ्लक्स डिक्रीज़ होगा, करंट को जब हम लोग डिक्रीज़ करेंगे तो जो फ्लक्स है वो क्या होगी, वो इंक्रीज़ होगी। अभी बात कर लेते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के बारे में। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में सबसे पहला बात करते हैं स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो वाई एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, स्पीड, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, आर्मेचर करंट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नो लोड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, उसको हमने शो किया है कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइन से। और यहाँ पर ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक हमने जो बनाया है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं अनस्टेबल रन अवे कैरेक्टरिस्टिक। अभी अनस्टेबल रन अवे कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, ये हमें क्या
क्या इंडिकेट करती है इसके भी बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें डिफरेंशियल मशीन के केस में होता क्या है। डिफरेंशियल मशीन के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले हमने बात किया था डिफरेंशियल मशीन के केस में, जैसे कि हमने बात किया था, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो डिफरेंशियल मशीन के केस में होता क्या है, जो शंट वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फ्लक्स और जो सीरीज़ वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, दोनों का जो डिफरेंस होता है वो बराबर में होता है फील्ड वाइंडिंग के मैग्नेटिक फ्लक्स के। मतलब जो फील्ड वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिपेंड करती है शंट वाइंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड और जो सीरीज़ वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के डिफरेंस के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये स्टेटमेंट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जब आर्मेचर करंट, नोट दैट फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट इफेक्ट ऑफ शंट वाइंडिंग फ्लक्स रिमेन हाई देन सीरीज वाइंडिंग फ्लक्स एंड स्पीड reduces. For high value of armature current, series flux increases rapidly and overall flux reduces, ड्यू टू विच स्पीड इंक्रीजेज रैपिडली। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, जब आर्मेचर करंट का मैग्नीट्यूड कम होता है। तो ऐसे केस में होता है क्या, जब आर्मेचर करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज़ वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग का करंट बढ़ा, सीरीज़ वाइंडिंग का करंट बढ़ा, आर्मेचर वाइंडिंग का करंट कम हुआ, सीरीज़ वाइंडिंग का करंट कम हुआ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब आर्मेचर करंट का मैग्नीट्यूड कम होता है, तो ऐसे केस में जो सीरीज़ वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता है। उसके वजह से सीरीज़ में जो फ्लक्स बन रही होती है उसका जो इफेक्ट होता है वो ना के बराबर में होता है शंट फ्लक्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये जो शंट वाइंडिंग की जो फ्लक्स होती है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जैसे कि हमने डिस्कस किया जब आर्मेचर करंट का मैग्नीट्यूड कम होता है तो ऐसे केस में जो सीरीज़ वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा होता है उसका भी जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता है। सीरीज़ वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा होता है उसका मैग्नीट्यूड कम होता है, जिसकी वजह से जो सीरीज़ में जो फ्लक्स जो बनती है उसका जो इफेक्ट होता है वो ना के बराबर में होता है। सीरीज़ का जो फ्लक्स होता है उसका जो इफेक्ट होता है वो ना के बराबर में होता है, और ये जो शंट की जो फ्लक्स है उसका जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है। शंट की फ्लक्स का इफेक्ट ज़्यादा होता है, शंट की फ्लक्स ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से होता क्या है, जो ओवरऑल जो फ्लक्स है वो इंक्रीज़ करती है। ओवरऑल फ्लक्स इंक्रीज़ करने की वजह से होता क्या है, जो मशीन की जो स्पीड है, डिफरेंशियल मोटर की जो स्पीड है वो डिक्रीज़ करने लगती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें पता है जो मशीन की जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स के साथ। फ्लक्स अगर बढ़ेगी तो जो स्पीड है वो कम होगी, फ्लक्स अगर कम होगी तो जो मशीन की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वही हमें बोल रहा है, स्मॉल वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट के लिए जो शंट वाइंडिंग का जो इफेक्ट होता है, शंट वाइंडिंग की जो फ्लक्स होती है उसका जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है सीरीज़ फ्लक्स के कंपैरिजन में, और जो स्पीड होती है वो क्या होती है, वो रिड्यूस करती है, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग देखें जब आर्मेचर करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो ऐसे केस में जो सीरीज़ वाइंडिंग में जो करंट जो फ्लो होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। सीरीज़ वाइंडिंग में करंट जो फ्लो हो रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है, सीरीज़ की जो फ्लक्स जो बनेंगी उसका जो इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सीरीज़ की फ्लक्स का इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से होगा क्या, ये जो ओवरऑल जो फील्ड फ्लक्स होगी वो डिक्रीज़ करेगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें माइनस, और यहाँ पर ये 5 और यहाँ पर हमने लिखा सीरीज़, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सीरीज़ की जो फ्लक्स है वो इंक्रीज़ कर रही है नेगेटिव में, जिसके वजह से होगा क्या, जो ओवरऑल जो फ्लक्स होगी वो डिक्रीज़ करेगी। ओवरऑल फ्लक्स डिक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, मशीन की जो स्पीड होगी वो इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वही हमें बोल रहा है, फ्लक्स डिक्रीज़ करने की वजह से मशीन की स्पीड इंक्रीज़ करती है, ये हमें पता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नोट दैट फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट शंट वाइंडिंग की जो फ्लक्स होगी वो हाई होगी सीरीज़ फ्लक्स के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से जो स्पीड होगी वो रिड्यूस होगी। हाई वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट के लिए जो फ्लक्स होगी सीरीज़ की वो इंक्रीज़ करेंगी रैपिडली, जिसकी वजह से ओवरऑल फ्लक्स डिक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से मशीन की जो स्पीड है वो रैपिडली इंक्रीज़ करने लगेंगी। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं अनस्टेबल रनअवे कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर ये अनस्टेबल रनअवे कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या इंडिकेट करती है, अनस्टेबल रनअवे कैरेक्टरिस्टिक आपको ये बोलती है कि डिफरेंशियल मोटर की जब आप स्पीड को इंक्रीज़ करते हो तो जो मोटर की जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करते जाती है, जिसके वजह से होगा कि अगर मोटर की स्पीड अगर इंक्रीज़ करते जा रही है तो आपकी जो मोटर है वो कौन से जोन में चले जाएंगी, अनस्टेबल जोन में चले जाएंगी, जो कि आपको ये अनस्टेबल रनअवे कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अकॉर्डिंग टू अनस्टेबल रनअवे कैरेक्टरिस्टिक, इफ मोटर स्पीड इंक्रीजेस, अगर मोटर की स्पीड अगर इंक्रीज़ होगी तो वो बढ़ते ही जाएंगी, जिसके वजह से होगा क्या, जो ऑपरेशन होगा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का वो अनस्टेबल हो जाएगा, और आपकी जो डिफरेंशियल मोटर है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर वो अनस्टेबल जोन में चले जाएंगी, जो कि हमें ये अनस्टेबल रनअवे कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक। टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक, वाई एक्सिस आपको इंडिकेट कर रही है टॉर्क, और जो एक्स एक्सिस है वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है, आर्मेचर करंट। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये कैरेक्टरिस्टिक को आप केयरफुली नोटिस करो, आपने आर्मेचर करंट को इंक्रीज़ किया तो जो टॉर्क है वो इंक्रीज़ हुआ कर्सर की टिप,
आपने आर्मेचर करंट को और इंक्रीज़ किया तो जो टॉर्क है वो और इंक्रीज़ हुआ। मगर आप आर्मेचर करंट को अगर ऐसे इंक्रीज़ करते जाओ ना तो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद होगा क्या, जो टॉर्क जो जनरेट होगा डिफरेंशियल मोटर पर वो अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा और आपकी जो मोटर है वो अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में रोटेट होने लगेंगी, जिसके वजह से यहाँ पर आप देखो ये जो C2 जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कुछ इस तरीके से उल्टे डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पर ये C2 कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या इंडिकेट कर रही है, C2 कैरेक्टरिस्टिक इज इंडिकेटिंग एट हाई वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट की हाई वैल्यू पर जो टॉर्क होगा वो जनरेट हो सकता है रिवर्स डायरेक्शन में। इसका मतलब जो टॉर्क होगा वो अपोज करेगा मोशन को और मोटर को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो यहाँ से आपको इतना नोट डाउन करना है, टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंशियल मोटर की आपको ये शो करती है लो वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट के लिए जो टॉर्क होगा वो नॉर्मली जनरेट होगा, मगर आप आर्मेचर करंट को अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दो तो जो टॉर्क होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होने लगेगा और आपकी जो मोटर है वो उल्टे डायरेक्शन में रोटेट होने लगेंगी। फिर उसके बाद वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है स्पीड, एक्स एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है टॉर्क। यहाँ पर ये नो लोड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, उसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड है वो है नो लोड स्पीड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अगेन हमें ये वाली कैरेक्टरिस्टिक की तरह दिखाई दे रही है, अनस्टेबल रनअवे कैरेक्टरिस्टिक की तरह दिखाई दे रही है, राइट। अनस्टेबल रनअवे कैरेक्टरिस्टिक में हमने क्या डिस्कस किया था, मोटर की अगर स्पीड अगर इंक्रीज़ होती है तो ये इंक्रीज़ होते ही जाएंगी, उसके वजह से एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद मोटर की स्पीड इतनी इंक्रीज़ हो जाएंगी कि आपकी जो मोटर है वो अनस्टेबल जोन में चले जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी आपको सेम इन्फॉर्मेशन कन्वे करती है। तो यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, as per characteristic operation of differential compound motor is unstable because at high value of armature current motor runs at very dangerously high speed। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो कैरेक्टरिस्टिक है वही हमें इंडिकेट कर रही है जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है उसका जो ऑपरेशन होता है वो अनस्टेबल होता है। तो ये रीज़न की वजह से हमने यहाँ पर ये अनस्टेबल ये हमने कैरेक्टरिस्टिक शो किया है। क्यों अनस्टेबल होता है, क्योंकि हाई वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट के लिए जो मोटर होती है वो डेंजरसली हाई स्पीड पर चलने लगती है। तो यहाँ से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हाई वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट के लिए अगर आर्मेचर करंट का मैग्नीट्यूड अगर बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में क्या होगा, आर्मेचर करंट का मैग्नीट्यूड अगर बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में क्या होगा, जो मोटर की जो स्पीड होगी वो डेंजरसली हाई होगी और जो मोटर होगी वो अनस्टेबल जोन में चले जाएंगी, जो कि हमें ये वाली कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है। तो स्टेटमेंट अगर हम लोग एक बार देखें, एज पर अबव कैरेक्टरिस्टिक ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है उसका जो ऑपरेशन होता है वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि हाई वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट पर जो मोटर होती है वो डेंजरसली हाई स्पीड पर ऑपरेट होने लगती है। तो यहाँ पर हमने कंपाउंड मोटर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी डिस्कशन किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्टार्टर के बारे में, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन के बारे में, स्टार्टिंग ऑफ डीसी मशीन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर।